आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। सवाल यही है कि विश्व गुरु आखिर भारत कब बनेगा, और इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी है और ये हम एस्ट्रोलॉजी के नजरिए से, धर्म गुरुओं के नजरिए से समझेंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में आचार्य चेतन शर्मा जी मौजूद है और साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में मृगेंद्र चौधरी जी भी मौजूद है, धर्म गुरु। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है ऋतु शर्मा जी भी, एस्ट्रोलॉजर। तो सबसे पहले मृगेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, समझना चाहूंगी, हमारे साथ और भी एस्ट्रोलॉजर्स मौजूद है, एक एक करके मैं उन सभी के पास जाऊंगी। लेकिन मृगेंद्र जी, सबसे पहला सवाल, एक कुंडली जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में चुन करके आई थी, उस दौरान भी तैयार की गई थी और ये कहा गया था कि उस दौरान जब देखा गया कि 10वें घर में वहां अगर हम देखते हैं तो गुरु विराजमान है और उससे पहले 9वें घर में मंगल विराजमान है। सर, इसका कनेक्शन खास तौर पर ये कहा जाता है कि सत्ता से जोड़ करके देखा जाता है, इस बारे में जरा डिटेल बताइएगा और भारत की जो जन्मपत्री बनाई जाती है उसके नजरिए से भी हमें समझाइएगा कि आखिर वो रास्ता कब खुलेगा। देखिए, ऐसा है, जो भारत की जन्मपत्री बनाई जाती है वो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जब स्पीच दिया था ट्रस्ट विद डेस्टिनी एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर, कि जब संसार सो रहा है तो इंडिया विल राइज टू फ्रीडम एंड न्यू लाइफ। ठीक है जी। तो भारत की जो जन्मपत्री बनती है वो उसकी जनता और पूरी टेरिटरी के, जैसे किसी हम नए घर में जाते हैं, पूरा परिवार जाता है तो उसका वास्तु भी इफेक्ट करता है परिवार को और वहाँ पे एक नया जीवन शुरू करते हैं। तो उससे पहले तो हम अंग्रेजों के गुलाम थे ना, तो हमारी आइडेंटिटी एज ए फ्री नेशन वो रात को 12 बजे 15 अगस्त की रात को आई थी। तो ये जन्मपत्री जो बनाई जाती है वो 16 अगस्त की सुबह डाली जाती है, सुबह 12 बजे, जब वो स्पीच प्रधानमंत्री देते हैं जिससे भारत को आज़ाद माना जाता है जी। तो उसके हिसाब से जो है भारत की जन्मपत्री चलती है, उसके हिसाब से वो वृषभ लग्न की बनती है। रही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, तो उनकी अलग अलग समय पर जो है जब उन्होंने ओथ ली है तो उनकी अलग जन्मपत्री बनी है, मगर सभी जन्मपत्रियों में एक बात कॉमन रही है कि भाई उनका दशमेश जो है अपने से दशम में स्थित होता है। जब उन्होंने 2014 में जो है ओथ लिया था तब उनका दशमेश तुला लग्न की जो कुंडली बनती थी उनका दशमेश जो है सप्तम में बैठा हुआ था, चंद्रमा, मगर वहाँ पर केतु भी था तो उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। 2019 में जब उन्होंने दोबारा से जो है ओथ लिया, उनका जो है शाम के समय उन्होंने जो ओथ ली थी तो उनका जो लग्न बनता था उस समय पर वो बनता था वृश्चिक लग्न। तो वहाँ पर दशमेश सूर्य जो है सप्तम में बैठा हुआ, परंतु लग्नेश जो है मंगल वो अष्टम में राहु के साथ बैठा हुआ था। तो उनको बहुत स्ट्रगल का सामना करना पड़ा, बहुत विरोध उनका हुआ और वो मतलब आप लगा लो कि तीसरी बार बड़ी मुश्किल से जीते हैं। अब जो 9 जून 2024 को उनकी जन्मपत्री बनती है, जब वो प्रधानमंत्री के तौर पर जो है लेते हैं ओथ एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो वो जो उस समय का जो लगन चार्ट बनता है उसमें जो है सूर्य फिर दशमेश होकर के सप्तम में बैठा हुआ है अपने से दशम में, मगर यहाँ मंगल छठे बैठा हुआ है। तो इस बार वो बहुत अच्छा करेंगे, अपने विरोधियों को जो है परास्त कर देंगे। ठीक है, चलिए मृगेंद्र जी, बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, क्योंकि इनके पास समय का अभाव है तो इस वजह से हमें इन्हें फ्री करना पड़ रहा है। लेकिन इस बीच हमारे साथ साधक गुरु प्रसाद शुक्ला जी भी एस्ट्रोलॉजर जुड़े हुए हैं और साथ ही प्रिया राज टैरो कार्ड रीडर भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। लेकिन इस बीच में आचार्य चेतन जी, मैं आपसे भी जानना और समझना चाहूँगी कि आखिर जिस तरह हम भारत की राजनीति को देखते हैं और इस वक्त जिस तरह हम एक उबाल खास तौर पर स्टॉक मार्केट में देख रहे हैं, शेयर बाजार में देख रहे हैं, तो सर ऐसे में क्या हम ये वाकई मान सकते हैं, क्योंकि 2025 की शुरुआत के दौरान भी कहा गया था, कई एस्ट्रोलॉजर्स ने इस बात का दावा किया था कि 2025 में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होंगे, तो क्या ये परिवर्तन की शुरुआत है कि भारत के लिए ये एक अच्छा मौका, सुनहरा मौका हो सकता है? परिवर्तन की शुरुआत जो होती है, खासकर जैसे आप किसी देश की बात करते हैं तो संवत्सर कुंडली जो चैत शुक्ल प्रतिपदा को बनती है, संवत्सर कुंडली के आधार पर आने वाले 1 साल का हिंदू नव वर्ष का निर्धारण किया जाता है। तो इस समय जो 29 मार्च 2025 को जो चैत संवत्सर कुंडली जो बनी है वो सिंह लगन की बनी हुई है और सिंह लगन की कुंडली का स्वामी सूर्य है। तो एक बात तो निश्चित है कि इस वर्ष जो है हमारे किसान भाइयों के लिए काल काफ़ी अच्छा रहेगा, यानी कृषि जो है वो हमारे देश में उसकी पैदावार काफ़ी अच्छी होने की उम्मीद है। आप यकीन मानिए कि एक तरीके से कृषि का हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान है और अभी आपने जो पिछला क्राइसिस देखा तो उसमें तो कृषि का महत्वपूर्ण हिस्सा हमारी इकोनॉमी में काफ़ी रहा है और अब हमारे कृषि के प्रोडक्ट जो हैं वो विदेशों में भी काफ़ी अच्छी तरीके से जा रहे हैं। तो ये खुशखबरी है कि इस न्यू संवत्सर में आने वाले टाइम में जो अगले
संवत्सर 2026 के मिड तक चलेगा, हमारे किसानों को प्रगति रहेगी और वो हमारे विकास में, हमारी आर्थिक स्थिति में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आपने बात की शेयर बाजार की। देखिए, शेयर बाजार, सोना, चांदी, ये इकोनॉमी जो है वो विश्व से चलती है, वर्ल्ड के ट्रेड के आधार पे चलती है। सोना चांदी जो है वो अमेरिका अपने भाव खोलता है, उसी से सारे देश एक तरीके से प्रभावित होते हैं। डॉलर का, तेल का, इनके भाव से ही सोने चांदी के भाव और स्टॉक मार्केट भी काफ़ी कुछ इस तरीके से प्रभावित होता है। तो अभी भारतवर्ष की कुंडली में, वृषभ लग्न की कुंडली में शनि राहु जो है वो 11वें भाव में है और केतु पंचम भाव में बैठे हुए हैं। केतु पंचम भाव स्टॉक एक्सचेंज का होता है। तो जब तक ये शनि राहु का जो मेल है, कुछ लोग इसको पिशाच योग कहते हैं, कुछ लोग इसको लाल किताब जो है वो इसको नागमणि योग कहती है। तो 15 मई तक जो है हमारा स्टॉक एक्सचेंज वो दबाव में रह सकता है। काफ़ी सावधानी की आवश्यकता हमको रखनी चाहिए। स्टॉक मार्केट में अभी आप एक तरीके से अपने जो भी शेयर खरीदें, आम जनता भी काफ़ी इसमें इन्वॉल्व रहती है, तो उनको थोड़ा सा रुकना चाहिए और धीरे धीरे अपनी परचेजिंग बढ़ानी चाहिए। तो 15 मई के बाद जब बृहस्पति महाराज मिथुन राशि में आएंगे, यानी भारत की कुंडली में धन भाव में आएंगे और शनि महाराज राहु से मुक्त हो जाएंगे, केतु महाराज भी जो स्टॉक एक्सचेंज का हाउस है पंचम भाव, वहाँ से हटके चौथे भाव में आ जाएंगे। तो 15 मई के उपरांत हमारी जो शेयर बाजार की चाल है वो वापस धीरे धीरे प्रगति की ओर अग्रसर रहेगी। ठीक है, यानी 15 मई तक का इंतजार अभी करना होगा। तो टैरो कार्ड रीडर प्रिया राज जी का भी हम एक बार रुख कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम एस्ट्रोलॉजर्स का रुख करेंगे। प्रिया राज जी, अगर टैरो कार्ड के नजरिए से हम समझे भारत की बदलती हुई तस्वीर और तकदीर को, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कार्ड्स के अकॉर्डिंग हमारे जो कार्ड्स आ रहे हैं वो क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं कि हमें अपनी नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। भारत की नेटवर्किंग अगर आप कुछ वर्ष में देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है ऑलरेडी। हमारे नेटवर्क सभी देशों के साथ काफी अच्छे हो चुके हैं। अगर अभी आप देखें, डोनाल्ड ट्रंप की वजह से मार्केट क्रैश जरूर हुई आज, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जो स्टेटमेंट थी, उन्होंने ये बोला कि मेरे टर्म्स पीएम मोदी के साथ बहुत अच्छे हैं। तो अगर आप देखें तो हमारे टर्म्स ऑलरेडी बहुत अच्छे बनते जा रहे हैं, लेकिन हमें उस पर और वर्क करने की जरूरत है। तो जितना हम लोग अपनी अपने रिलेशंस जितने अच्छे हम रखेंगे वर्ल्ड वाइड, उतना भारत को आगे बढ़ने में कोई भी नहीं रोक सकता। साथ ही साथ देखिए, स्ट्रगल जरूर आएंगी, स्ट्रगल हर एक की तरक्की में एक स्ट्रगल जरूर आती है। हमारे को भी कुछ तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, हमारे को भी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ेगा, लेकिन वो सब चीजें चली जाएंगी जब एक हमारे में वो विल होगी। हमारे पास, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारे पास वो सभी चीजें हैं, हमारे पास सोर्सेज है, रिसोर्सेज है, हमारे पास पावर है, ब्रेन पावर है, तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बस हमारे को अपना स्ट्रगल करनी है, आगे बढ़ना है, मेहनत करनी है, सब सारे देशों के साथ अपने कनेक्शंस बहुत अच्छे रखने हैं, और आप खुद देखेंगे कि भारत को वापस से सोने की चिड़िया बनने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है प्रिया जी, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ साधक गुरु प्रसाद शुक्ला जी भी मौजूद है और हमारे साथ ऋतु जी भी मौजूद हैं। साधक गुरु प्रसाद शुक्ला जी, मैं इस वक्त आपका रुख कर रही हूँ, और क्योंकि जिस तरह हम भारत की बदलती हुई तस्वीर को देख रहे हैं और 2025 की शुरुआत में भी एक इंडिकेशन जरूर मिल चुका था कि भारत के लिए ये मौका बेनिफिशियल रहेगा कई मायनों में, चाहे हम सरकार के लिहाज से बात करें, और जब हम सत्ता में आने का दाखिले को लेकर जो हम चर्चा करते हैं तो हमने कई जगहों पर देखा कि किस तरह अचानक से सियासी उलटफेर हुआ और कई नए नए चेहरों को भी मौका दिया गया। ऐसे में केंद्र सरकार पर कई मुद्दों को लेकर के तीखे प्रहार भी किए गए, लेकिन ये 5 साल जो रहने वाले हैं, क्या ये 5 साल इनके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है या बहुत स्मूथली ये 5 साल केंद्र सरकार के पास अभी है ताकि अपने आप को और बेहतर तरीके से प्रूव कर पाए और विपक्षी दलों के लिए एक बड़ा चैलेंज वो ला पाए? देखिए सुरभि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पहली स्थिति ये है कि जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, पंडित सूर्य नारायण व्यास जी की बनाई हुई कुंडली को हम आधार मानकर और भारत की कुंडली देखते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मोदी जी की कुंडली की, तो मोदी जी की कुंडली पर अभी जो अवस्था है वो कहीं पर भी ऐसी अवस्था नहीं दिख रही है जहां पर ऐसा कोई समस्या का समाधान वो निकालने में वो असमर्थ या कहीं वो अटक जाए।
ऐसी कोई स्थिति का आकलन नहीं है। हाँ, अगर भारत देश की कुंडली देखी जाए तो कहीं ना कहीं 25 अगस्त जो अगस्त का महीना है, वो अगस्त के महीने के आसपास थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है। शेयर मार्केट में आप करेक्शन देख सकते हैं, थोड़ा बहुत किसी विधेयक को लेके या किसी बिल को लेके कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति आ सकती है, जहां सरकार फंस सकती है। और ऐसी स्थिति में क्योंकि जी कहीं पर भी कोई अवस्था में फंसा नहीं जा रहा है, बिल्कुल भारत प्रगति पथ पर तरक्की के तौर पर रहेगा। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कितनी सदी भारत की है, तो फिर इसमें कोई सोच विचार करने की ऐसी कोई अवस्था नहीं है। और जहां पर हम आधिपत्य की बात कर रहे हैं, जहां पर मोदी जी बैठे हुए हैं, तो ऐसी कोई अवस्था नहीं है। सारी स्थितियों से वो भली भांति निपट सकते हैं और वो निपट देंगे। ठीक है, मैं आपके पास भी लौटूंगी। रितु सिंह जी का भी मैं रुक कर लेती हूँ। रितु जी, जिस तरह जो तस्वीर हम अभी भी भारत की देखते हैं और डेवलपिंग कंट्री के तौर पर इसे माना जाता है, लेकिन एक डेवलप्ड कंट्री का सपना भारत सदियों से देख रहा है। उस ओर लगातार कदम भी बढ़ाए जा रहे। 2047 तक का एक लक्ष्य भी तय किया गया है, जब हम विकास की रफ्तार को उस कदर बढ़ा देंगे कि हर कोई लोहा मानेगा। और आज से ही भारत का नाम कई जगहों पर लिया जाता है, यहाँ तक कि हम दूसरे देशों के साथ भी जो संबंध इस वक्त देख रहे हैं, भारत की बहुत बेहतरी की ओर इशारा कर रहे हैं। तो मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आपके नजरिए से आप क्या जानकारी हमें देना चाहेंगे भारत के बढ़ती हुई और बदलती हुई तस्वीर को लेकर। बिल्कुल सुरभि जी, देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं भारत के विश्व गुरु बनने की, लेकिन एक चीज़ है जो हम अपना इतिहास अगर हम उठाकर देखें तो ऐसा नहीं है। भारत वैदिक काल में विश्व गुरु ही था, और आज अगर फिर से हमें अपनी उसी सभ्यता को, उसी इमेज को पाना है, तो एक ही स्लोगन है कि वेदों की ओर लौटो। एज अ धर्मगुरु, एज ए एस्ट्रोलॉजर, मुझे लगता है कि अध्यात्म ही एकमात्र ऐसा मार्ग है। और देखिए, अध्यात्म का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा धार्मिक हैं, पूजा पाठ है, आपकी जीवन शैली। तो जब भी आप अपने प्राचीन सभ्यता की तरफ देखते हैं, अपने वैदिक काल, पौराणिक काल की तरफ देखते हैं, जब हमारा आयुर्वेद इतना ज़्यादा विकसित था कि यूरोपीय कंट्री हमारे यहाँ से इंपोर्ट करती थी मेडिसिन, आयुर्वेद की दवाइयाँ। अगर आप प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं तो आपको पता है कि जो अल बरूनी ने किताबे हिंद में लिखा हुआ है, किताबुल हिंद में जो उस समय का वर्णन किया गया, अगर उसको आप देखिए तो लगेगा कि विश्व गुरु हम तो बहुत पहले से ही हैं। पहले जो हमारी जो आयुर्वेद था, जो वेद था, जो धार्मिक ज्ञान था, जो ऋषि मुनियों की भविष्यवाणियां थी, वो 100% सही होती रही हैं। और कुछ ऐसा समय बीच में आया कि जब हम अपनी पौराणिक चीज़ों को भूलकर और पश्चिम की तरफ हम बढ़ने लगे, और तभी ये स्थिति आई। लेकिन अभी जो समय गोचर है, जब 2082 हमारा 30 मार्च से शुरू हो गया है नव संवत्सर, और इसके जो राजा हैं वो सूर्य हैं और मंत्री भी सूर्य हैं। ये बहुत खास बात है, और सूर्य सत्ता का कारक होता है। और अभी हम भारत की कुंडली में अगर देखें, वृष लगन की कुंडली में, तो तीसरे भाव में गोचर बना हुआ है सूर्य और शनि का। तो सत्ता और शासन और जनता, तो यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें हैं कि अगर आपको राजनीतिक उथल पुथल बहुत इस समय 2-2.5 साल के अंदर देखने को मिलेगी, लेकिन क्योंकि सूर्य राजा रहेंगे तो ये बिल्कुल निश्चित है कि 2-2.5 साल में भारत बहुत विकास करेगा और विश्व गुरु बनने के मार्ग पे हम चल पड़े हैं। इसमें बस कुछ चीज़ें हैं, और देखिए सबसे बड़ी बात कि हम भारत को माता कहते हैं, तो मातृ शक्ति की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। जब भी हम आधी आबादी औरतों की, महिलाओं की अवहेलना करते हैं, तब भी हम अपने जो विकास का एक मार्ग है उसमें कहीं ना कहीं वंचित रह जाते हैं। तो अगर आधी आबादी को, मातृशक्ति को लेकर चला जाए, और राजनीतिक स्तर पर कुछ चीज़ें बहुत आपके सामने आने वाली हैं बहुत जल्दी ही, तो उसमें हो सकता है कि विश्व स्तर पर भारत बहुत मजबूत स्थिति में आएगा। और साथ ही साथ अगर हम भारत की कुंडली में देखें तो भी 11वें भाव में जो गोचर बना हुआ है शनि का, वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर शनि 2.5 साल रहने वाले, लाभ भाव है। और विदेशों से जो हमारी स्थिति है, जो क्योंकि हम कहते हैं हमारी जो मित्र देश हैं, उनके साथ बहुत अच्छे हमारे संबंध होंगे। लेकिन क्योंकि मोदी जी के पंचम भाव में, वृश्चिक लगन की अगर हम कुंडली देखें तो पंचम भाव में गोचर है और 6 ग्रह अभी यहाँ पर मौजूद हैं। तो एक छोटी सी बात यहाँ पे हो सकता है, मोदी जी कोई ऐसा निर्णय ले ले विवेक, जो कि बहुत ज़्यादा जल्दी में ले ले, जिसकी वजह से कुछ खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हो सकता है कुछ ऐसी स्थिति का सामना हमारे देश को करना पड़े। तो मोदी जी की कुंडली के हिसाब से बहुत अच्छा समय हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो 6 ग्रहों का योग उनके पंचम भाव में बना हुआ है। तो हो सकता है इस टाइम पे कुछ लोग, उनके आपसी लोग जो उनके सहयोगी हैं, उनके द्वारा कुछ ऐसे फैसले लिए जाएं जिससे कि जो भारत के हित में ना हो।
लेकिन अदरवाइज़ अगर हम पूरा देखते हैं, भारत की कुंडली देखते हैं, तो उस हिसाब से बहुत जल्दी ही हम अग्रसर हो गए। और अभी देखिए पूर्व में जो कुंभ में नज़ारे देखने को मिले, अद्वितीय अलौकिक नज़ारे, तो ये भी एक तरह से पूरे विश्व को संदेश गया है हमारे भारतवर्ष की तरफ से कि हम विश्व गुरु बनने की जो होड़ है, जो दौड़ है, उसमें शामिल हो चुके हैं। और पूरे विश्व ने इस बात को माना भी कि ऐसा दृश्य, ऐसा अलौकिक दृश्य पहले कभी देखने को नहीं मिला था। तो वो भी देखिए संभव हो पाया सुरभि जी अध्यात्म से। तो मेरा ये कहना है कि जब तक हम अपने अध्यात्म, अपने वैदिक काल से, अपने वेदों से जुड़े रहेंगे, तब तक बहुत अच्छा रहेगा। जब भी हम उससे वंचित होते हैं तो स्थिति खराब हो जाती है। तो अगर हम अपनी समृद्ध जो संस्कृति है उसको लेकर चलते हैं तो बहुत जल्दी ही विश्व गुरु भारत विश्व गुरु के रूप में नजर आएगा। ठीक है, एक बार फिर से मैं चेतन शर्मा जी का रुख कर रही हूँ। आचार्य चेतन जी, क्योंकि अभी देखिए विश्व गुरु बनने की ओर जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी कठिनाइयाँ भी हैं आने वाले समय में भी। और जैसा आपने भी स्टॉक मार्केट को लेकर भी ये कहा कि शेयर बाजार हो, स्टॉक मार्केट हो, ऐसे में 15 मई के बाद एक अच्छा मौका ज़रूर हो सकता है। लेकिन विश्व गुरु बनने की जब बात आती है तो क्योंकि आज के वक्त में भी नाम हमेशा से अमेरिका का ही आता है कि विश्व गुरु के तौर पर उधर ही देखा जाता है, लेकिन कई ऐसे और भी देश हैं जो कि तकनीकों से पहले ही लैस है, डेवलप्ड कंट्रीज भी हैं। लेकिन ऐसे में जब भारत की बात आती है, एक वक्त जरूर हुआ करता था कि सोने की चिड़िया भारत को कहा जाता था, लेकिन वो समय बदला और कई लोगों ने भारत को लूटा। लेकिन एक एक करके जिस तरह बार बार अब विकास की ओर हम कदम उठा रहे हैं, कदम बढ़ा रहे हैं आगे, अभी और कितने चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, वो समय काल कैसा रहने वाला है, इस पर भी जरा हमें बताइएगा। देखिए, भारत की कुंडली या भारत का काल और भारत का इतिहास काफ़ी समृद्ध रहा है। विश्व गुरु अमेरिका का आपने नाम लिया कि अमेरिका एक तरीके से इकोनॉमिकल तौर पर विकसित देश है। आप अमेरिका में देखिए कि विश्व गुरु के वो इकोनॉमिकल तौर पर सक्षम है, अच्छा है, लेकिन आप वहाँ पर सब सुविधा है, रुपया है, डॉलर मजबूत है, धन है, वैभव है, संसाधन है, डिफेंस में सबसे शक्तिशाली है, लेकिन वहाँ का आदमी दुखी क्यों है? मेरे कहने का अर्थ है कि फिर भी वहाँ का आदमी सबसे ज़्यादा दुखी है। सबसे ज़्यादा तलाक अमेरिका में होते हैं, सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं अमेरिका में होती है, सड़कों पे गोली मार देते हैं। मैं अमेरिका गया था तो सड़कों तो मेरे को बड़ा आश्चर्य होगा कि कोई आदमी जा रहा है और कोई बच्चा उसको गोली मार रहा है। पूछा गया उससे क्यों मार रहे हो, कि जस्ट फॉर फन, यानी उनके जीवन में कोई रस नहीं है। आर्थिक तौर पर समृद्धि का मतलब ये नहीं है कि आप विश्व गुरु बन गए हैं। भारत की चेतना, जैसा मैडम ने कहा, भारत की चेतना, भारत की संस्कृति, भारत का मूल स्वभाव वो आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक गुरु हम थे और विश्व को अगर हम कुछ देना चाहते हैं तो हमारी आध्यात्मिक शक्तियों का एक तरीके से विकास कर हम विश्व को शांति का संदेश दे सकते हैं। ठीक है। इकोनॉमिकल तौर पे भी हम एक तरीके से सोने की चिड़िया कहा जाता था, जीडीपी हमारी सबसे ज़्यादा हुआ करती थी। अब जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि मंगल के जो ये 7 साल हैं, ये 2032 तक हमको काफ़ी अनुशासित रहने की आवश्यकता है। अनुशासित, मित्र व्यवस्था बरतनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत। मंगल से प्रभावित लोग पहलवान क्या करते हैं, सुबह 5 बजे अखाड़े में जाते हैं और मेहनत करने पड़ते हैं, तब वो जाके कोई प्रतियोगिता जीतते हैं। तो यानी अगर हमें विश्व के साथ इकोनॉमिकल तौर पर अगर अपन को करना है तो हमें कड़ी मेहनत की आवश्यकता है। मंगल जो है स्वभाव को उग्र होने से भी बताता है, तो हमारी प्रजा को थोड़ा सा अपने टेम्परामेंट को, अपनी स्थिति को थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए। और ये जब चीज़ें करेंगे तो विश्व गुरु तो अब हमारे को गुरु की महादशा 2050 में लगेगी। उसके पहले भी आप ये जब मंगल के 7 साल अगर हम अपनी इकोनॉमी को एक तरीके से सही पटरी पे दौड़ाते रहें तो राहु की महादशा में, राहु लगन में है और टेक्निकल ग्रह भी माना जाता है। देखिए, राहु है, आज का जो संसार है वो राहु के अधीन है। चाहे आप मोबाइल चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, कोई उपग्रह छोड़ते हैं, तकनीकी तौर पर जो राष्ट्र व्यक्ति समर्थ है वो ही एक तरीके से आर्थिक तौर पर मजबूत होता है। तो 2032 के बाद जो 18 साल है राहु की महादशा में, हम तकनीकी तौर पर, आज का युग जो है तकनीकी युग है, टेक्निकल कलयुग का युग है, टेक्निकल युग है। तो टेक्निकल तौर पर हम 2032 से आगामी 18 साल के बीच में हम टेक्निकल तौर पर इतने सक्षम हो जाएंगे, हमारा जो माइंड है, हमारा जो बुद्धिमत्ता है, उसका तो कोई मुकाबला विश्व का
कोई भी देश कर नहीं सकता, ये सर्व स्वीकार्य है। पूरी दुनिया हमारी बुद्धि का लोहा मानती है। तो 2032 से 50 के बीच में हम तकनीकी तौर पर इतने उन्नत हो जाएंगे, जैसा कि अभी चाइना और अमेरिका तकनीकी तौर पर समर्थ हैं, इसीलिए उनका डंका बज रहा है। हम बनेंगे और विश्व गुरु इकोनॉमिकल तौर पर भी बनेंगे, लेकिन संभावना, मेरा मूल संदेश ये है कि अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपनी आध्यात्मिकता, अपने अध्यात्म के जो भी तरीके हैं वो हमें नहीं छोड़ने। मूल से अगर हटोगे, खाली तकनीक पे रहोगे, ठीक है, यानी पैसा तो कमा लेंगे, जड़ों को मजबूत करने की जरूरत है। जी। चलिए ठीक है चेतन शर्मा जी, आपके पास मैं लौटूंगी। हमारे साथ गुरु माँ कंचन गिरी जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। गुरु माँ कंचन गिरी जी, देखिए जब हम बात भारत की बदलती हुई तस्वीर को लेकर के करते हैं कि जो लक्ष्य एक तय किया गया है, क्या उस लक्ष्य को साधा जा सकेगा? $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जिक्र किया जाता है। आज विश्व गुरु बनने की भी बात की जा रही है भारत को लेकर। तो ऐसे में भारत जिस तरह इस वक्त आगे बढ़ रहा है, क्या इसमें कुछ और भी बदलाव लाने की जरूरत है? इस बारे में भी मैं आपसे जानना और समझना चाहूंगी, क्योंकि टैरिफ वॉर की शुरुआत तो इस वक्त हो चुकी है और इसका सीधा असर हमारे बाजारों पर भी पड़ रहा है, हम ये भी देख पा रहे हैं। दूसरे देशों की स्थिति आर्थिक तौर पर भी किस तरह बदलती जा रही है, हम ये भी देख रहे हैं। लेकिन भारत पर अगर आप गौर करेंगे तो सिर्फ मात्र 3% तक का ही फर्क पड़ा है। तो ऐसे में इस बदलती हुई तस्वीर के साथ साथ में मैं कुछ और भी आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कुछ और सुधार की अभी भी गुंजाइश है जिस पर ध्यान दिया जा सके? देखिए सर, पर विचार करने वाले अभी समय है विचार। भारत विश्व आज विश्व ही भारत विश्व गुरु था, चाहे वो अमेरिका, चाहे वो आप गई हूँ, चाहे यूरोप अमेरिका में तो मेरा घर भी है। तो मैं देख बिल्कुल आए हुए इंडियन लोग हैं, जाकर सीखते हैं और बिल्कुल बहुत आवश्यकता है आज हमारे देश को कि देखिए हमें आचार्य तो 2 शब्द मंत्र आते हैं, तो वो गुरुकुल की जो व्यवस्था, आचार्य व्यवस्थाएं बहुत जरूरी है होना। कि आप देखिए अगर तो देखिए सारे मदरसे चलते सब कुछ ज्ञान है अपने बाद, छोटे छोटे जाके पढ़ते। हमारे सबसे पहले ABC या सीखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारी संस्कृति, हमारा जो उसका ज्ञान होना चाहिए, तभी भारत विश्व बनेगा। सारे बच्चे हम सब जाकर हनुमान चालीसा उनकी पहले तो मदद पेरेंट्स को सुधारना पड़ेगा। कई जगह बच्चे इंग्लिश डांस करते हैं और होटल में बर्थडे मनाते हैं। ये परंपरा है हमारी परंपरा कि हम बर्थडे घर में सत्संग रखते थे, बच्चे के अंदर। आज जो इतने बच्चे अब जो इस तरह से करते हैं, क्या है अब बच्चे को संस्कार बताए। मैं अमेरिका में अभी मैंने छोड़ दिया, तो वहाँ मैंने देखा था बच्चे हर संडे सैटरडे सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा, चाहे गुजराती कम्युनिटी हो, चाहे लेकिन आज हम लोगों ने कल्चर को बना दिया है। आचार्य का मतलब और सबसे व्यक्ति में आचार्य बुरा लगता है। कुछ आचार्य कहते हैं कि कुछ बता रही है, उनको बताइए आपको वेद का ज्ञान है, आधे शब्द में आप इनको देख आप गुरुद्वारे में जाइए, नहीं है तो ये सब चीजें आपको ज्ञान लेकिन संस्कार। कंचन गिरी जी, माफी के साथ आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि कुछ तकनीकी खामियां आपके ऑडियो में है, उसे दूर किया जाए और उसके बाद से आपको दोबारा कनेक्ट किया जाए, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी।
तो कब बनेगा भारत विश्व गुरु, इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और इस पर ज़्यादा जानकारी और हमारे साथ बातचीत करने के लिए तमाम गेस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एक एक करके हम गेस्ट का भी रुख कर रहे हैं। इस बीच मैं प्रिया राज टैरो कार्ड रीडर का रुख कर रही हूँ। प्रिया राज जी, जिस तरह देखिए अभी तक हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन एक नज़रिया ये भी कहता है 2025 जब साल की शुरुआत हुई तो हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग कहा गया कि मंगल का साल है, और दूसरी तरफ जब चाइनीज कैलेंडर का हम जिक्र करते हैं तो उस कैलेंडर के अनुसार भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें भी विश्वास रखा जाता है और कई लोग इसे फॉलो करते हैं, ड्रैगन का ईयर इसे बताया गया। इस नज़रिए से हम क्या समझ सकते हैं 2025 के तहत में भारत का ये पूरा भविष्य कैसा रहेगा, और साथ ही साथ भारत के लिए हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे दोनों एस्पेक्ट से, यानी दोनों कैलेंडर्स का जिक्र करते हुए हमें बताइएगा। देखिए, सबसे पहले न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग मंगल का साल है डेफिनेटली 2025। अगर आप उसे टोटल करें 9 नंबर बनता है। नाउ मंगल एक डिसिप्लिन का प्लैनेट है, अग्रेशन का प्लैनेट है, तो डेफिनेटली तभी आप देखिए पूरे वर्ल्ड में थोड़ी सी वॉर की सिचुएशन थोड़ी ज्यादा एग्रीवेट हुई। तभी शुरुआत में भी न्यू ईयर की बिगनिंग में भी मैंने ये बताया था कि बहुत सारे आपको ना एरोप्लेन क्रैशेस दिखने को मिलेंगे, कि बहुत सारे प्लेन क्रैशेस, और वो आप अगर देखें कि बहुत सारे हो रहे हैं, टेक्निकल फॉल्ट्स आ रहे हैं, बहुत सारे मशीनरी में आग लग रही है, हर जगह डिफॉरेस्टेशन हो रही है। तो मंगल के साल में ये सब चीजें एक्चुअल में हमें नहीं करनी है। अभी रिसेंटली जो केस आया है, जब आपने देखा कि फॉरेस्ट काटने पे पूरी यूनिवर्सिटी के बच्चे जुट होके रह गए थे कि नहीं, हमने नहीं काटने देना है, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसके पक्ष में ही फैसला दिया कि अब ये फॉरेस्ट नहीं कटेगा। इस साल मंगल के साल में अगर आप जितना कार्मिक डीड्स अच्छी करेंगे, सेवा भाव रखेंगे, एनजीओ के साथ जुड़ेंगे, उतना अच्छा है। तो भारत के अगर हम ओवरऑल एज इंडियंस देखें तो हमारे को एक तो जैसे आचार्य जी ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि हम अपना कल्चर खो रहे हैं कहीं ना कहीं, तो आपको अपनी रूट्स के साथ वापस कनेक्ट होना जरूरी है। 9 ईयर कंप्लीशन ईयर भी होता है, तो ये साल आप जो जिस तरीके से एंड करेंगे इस ईयर को, आपको अगले कुछ साल उसका फल मिलेगा। तो इसलिए इस साल हमारे को अपनी लाइफ में चेंज, एक डिसिप्लिन लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि 9 नंबर अगर आपका नेगेटिव जाता है तो बहुत सारी बीमारियां भी लेकर आता है। आउटब्रेक हो सकता है अलग अलग बीमारी का। अगर आप देखें तो अभी भी कई अलग अलग वायरस के बारे में सुनने को मिल रहा था। अभी कुछ समय पहले दिल्ली में इन्फ्लुएंजा वायरस का आउटब्रेक हुआ था। तो आपको पता नहीं चलेगा कैसी कैसी बीमारियां आ रही है, लेकिन डेफिनेटली अगर हम देखें, हम अपने कल्चर से अलग हो रहे हैं, लेकिन जितने फॉरेन कल्चर है वो हमारे कल्चर के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। तो ये मंगल का इफेक्ट है। मंगल साथ ही साथ हमें ट्रैवल बहुत ज्यादा करवाता है, तो इसीलिए आपके बाहरी देशों से कनेक्शंस भी बनेंगे। अब बात आती है चाइनीज कैलेंडर की, ईयर ऑफ द ड्रैगन। डेफिनेटली ड्रैगन इज ऑल्सो अ सिंबल ऑफ पावर, वो आपको एक एंडिंग की ओर भी लेके जाता है। सिमिलरली 9 नंबर, मंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं हनुमान जी से। तो जैसे कि अभी आचार्य जी गुरु माँ भी बता रही थी कि हनुमान चालीसा जितना आप इस साल सुनेंगे, पढ़ेंगे, बोलेंगे, अपने बच्चों को ये हैबिट दिलवाएंगे, उतनी प्रोटेक्शन रहेगी इस साल में। एंड डेफिनेटली ये साल आप अच्छे कर्मों की ओर अपने बच्चों को लेके जाइए, उनको गाइड करिए कि ये साल जितना एनजीओ के साथ बड़ों की सेवा कर सकते हैं, जितने अच्छे कर्म करेंगे, उतना ये साल आपको बचा के रखेगा, ग्रोथ देगा। लेकिन अगर आप गलत रास्ते जाएंगे, क्योंकि देखिए राहु का भी बहुत ज्यादा इफेक्ट है, एंड राहु जैसे कि टेक्निकल डेफिनेटली होता है, राहु आपको गलत दिशा की ओर भी ले जाता है, एडिक्शंस की ओर भी ले जाता है। तो वो मंगल आपको और एग्रीवेट करा के गलत डायरेक्शन में आप जाएंगे तो आप अपना और अपने परिवार का ही नुकसान कर रहे हैं। इसलिए अगर आप देखें तो कितने सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जो हमारा यूथ है वो गलत दिशा में जा रहा है। तो वी नीड टू गाइड देम। अगर आप उतना जितना अपने कल्चर को एनहांस करके उनको समझाएंगे तो भारत आगे डेफिनेटली बढ़ेगा, वरना दूसरे देश हमसे डेफिनेटली आगे निकल सकते हैं। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ साधक गुरु प्रसाद शुक्ला जी भी मौजूद हैं। गुरु प्रसाद शुक्ला जी, क्योंकि बात भारत के गुरु बनने की है, और जब हम 2014, क्योंकि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं, और प्रधानमंत्री की उस दौरान की अगर कुंडली पर हम ध्यान देते हैं तो गुरु उनके 10वें घर में क्योंकि विराजमान उस दौरान थे, जिस दौरान उन्होंने शपथ लिया था, प्रधानमंत्री की कुर्सी को संभाला था, मंगल की दृष्टि थी। तो ऐसे में उस नज़रिए से भी हम समझना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री के नज़रिए से, क्योंकि एक लक्ष्य जो 2047 का भी रखा गया वो उन्होंने ही तय किया था,
और उसी आधार पर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं दूसरे देशों के साथ में, क्योंकि नेटवर्किंग की बात आ रही है, उस नेटवर्किंग को मजबूत भी किया जा रहा है। तो क्या एक पिलर के तौर पर हम मान सकते हैं कि इस सरकार में वो स्टैंड लेने का वो पावर है, वो दमखम है, वो पिलर की तरह वाकई काम कर रहे हैं कि एक सपोर्टिव पिलर हो सकता है भारत के विश्व गुरु बनने में? जी सुरभि जी, बिल्कुल ऐसी ही अवस्था है जैसा आपने बताया कि अभी अगर देखा जाए, जैसे आचार्य जी का बोलना था कि हमें हमारे रूट्स से जोड़ना चाहिए, हमारे वेदों का ज्ञान होना चाहिए जी। तो हाँ, हमें बिल्कुल हमारे रूट से इंटैक्ट रहना चाहिए, क्योंकि हमारी परंपरा है, हम गुरुओं के देश में ही पैदा हुए हैं, हमारे यहाँ ही महावीर और बुद्ध जैसे धर्मात्मा हुए हैं, बड़े बड़े हुए। तो सिचुएशन ये है कि हम अगर अपनी तकनीक की तरफ हम आगे जाते हैं, जैसे हम राहु का साथ लेते हुए और हम गुरु के साथ में रहते हैं, अगर हम अपनी परंपराओं के साथ तकनीक को बढ़ाते हैं, अगर आप देखिए आज विश्व में बड़ी से बड़ी कंपनीज में केवल भारतीय दिमाग काम कर रहा है बहुत अधिक संख्या में। तो जो सिचुएशंस है वो यही है कि हम यदि उस रास्ते पर हैं कि हम विश्व को बन रहे हैं, लेकिन सिचुएशन जहां पर भी महादशा आएगी अभी 2025 के बाद भारत की कुंडली अगर देखा जाए तो हम तकनीकी तौर पर भी भूतलाई करेंगे, ठीक है, तो तकनीकी तौर पर जाएंगे। लेकिन जैसे तो बोलना था कि इसमें हमारा जो रंग है वो बहुत कर रहा है, तो भगवान जो है बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम साथ तकनीक को, गुरु और राहु को साथ में लेकर अगर हम जाते हैं और हम एक विषय पर फोकस करते हैं, तो ये विनती क्या है कि आपसे या हमारे जो भी निर्णय करते हैं कि क्षणिक कोई भी निर्णय ना लें, क्योंकि राहु की दिशा में आता है वो कुछ ऐसा निर्णय देता है या इल्यूजन का भ्रम पैदा कर देता है, जिसके कारण अगर ऐसी कोई अवस्था बनी कि हमने क्षणिक बात में कोई निर्णय लिया तो हमारे लिए तकलीफ देह हो सकता है। बाकी ऐसी समस्या नहीं है, हम विश्व की राह पर हैं और बहुत जल्दी 2046 की उपाधि से। ठीक है रितु सिंह जी, अगर देखिए मैं आपसे जानना और समझना चाहूँ, क्योंकि जब तीसरे कार्यकाल की शुरुआत हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की उस कुर्सी को संभाला और इस दौरान हमने ये भी देखा था कि राजदंड को यानी कि सेंगोल को स्थापित किया गया था संसद के भीतर। नए संसद का उद्घाटन भी हुआ था और ये कहा गया था तीसरा कार्यकाल तो अब यहीं से चलेगा। लेकिन उस दौरान हमने विपक्षी दलों की ओर से बहुत सारे आरोप भी देखे और कई ऐसे आरोप भी लगे कि विदेशों से भी जिस तरह की ये संबंध दिखा रहे हैं, ऐसे संबंध वाकई में है नहीं। तो ऐसे में हम समझना चाहेंगे कि क्या ये मुश्किलें खुद ही के घर में सिर्फ नजर आ रही हैं, यानी खुद के देश में नजर आ रही है विपक्षी दलों की ओर से, लेकिन बाकी दूसरे देशों के साथ में हम संबंध वाकई बेहतर बना पा रहे हैं। और ये इशारा है, क्योंकि जब टैरिफ देखिए, हम वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं, जब टैरिफ लगाया गया था अमेरिका की ओर से तो भारत पर दूसरे देशों के मुकाबले बहुत कम लगाया गया। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बात का जिक्र किया, क्योंकि परम मित्र हैं मेरे और नरेंद्र मोदी, तो इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा और उनके साथ में जैसे हमने अब तक रिश्ते कायम रखे हैं, दूसरे देशों के साथ भी हम नेटवर्किंग देख रहे हैं। तो मैं ये समझना आपसे यही चाहूंगी कि क्या वाकई, क्योंकि धर्म के आधार पर तीसरे कार्यकाल की शुरुआत की गई, आप लोग बार बार जड़ों की ओर इशारा कर रहे हैं, धार्मिक मान्यताओं का इशारा कर रहे हैं, तो मैं उस नजरिए से समझना चाहूंगी आपसे। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पर यही बात हो रही है कि धर्म की तरफ, वेदों की तरफ, अपनी प्राचीन संस्कृति की तरफ। और अगर मोदी जी की हम कुंडली की बात करें, जब उन्होंने शपथ लिया था तो गुरु दशम भाव में थे, ये अच्छी बात है। तभी उन्होंने देखिए इस कार्यकाल में धर्म को बहुत आगे बढ़ाया है। जितने भी कार्य हुए, देखिए कुंभ का आयोजन हुआ, और बिना धर्म के कोई भी देश अगर अपनी प्रगति करता है, आगे बढ़ता है, तरक्की करता है, तो धर्म को छोड़कर कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। और यहाँ धर्म का अर्थ भी बहुत संकीर्ण नहीं है, धर्म एक जीवन शैली है ना। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि धर्म के अनुसार कार्य करो। तो धर्म का अर्थ है कि आपका जो व्यक्तित्व है, उसके आपके जो कर्तव्य हैं, जो आपकी ड्यूटीज़ हैं, आप अपने एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ आप समाज के, यहाँ के आप नागरिक हो, भारत देश के, तो आपकी अपनी कुछ ड्यूटीज़ होती हैं, उनको पूरा करना, यही धर्म का असली अर्थ होता है। और हमारे मोदी जी की कुंडली जो कि वृश्चिक लग्न की है, अभी देखिए गुरु उनके सप्तम भाव में विराजमान है, अगर हम अभी के ट्रांजिट की बात करें तो। और मई के बाद अष्टम मिथुन में जब
गुरु जा रहे हैं, तो उस टाइम पे देखिए जो 8वां भाव होता है वो थोड़ा सा रहस्यों का होता है, थोड़ा सा छिपा हुआ भाव होता है। तो विदेशों से इनके जो रिलेशन है, जो चीज़ें अभी तक सामने नहीं आई हैं, जो विदेश नीति है, वो आपको मई के बाद बिल्कुल नवीन तौर पे विदेशों के साथ हमारे संबंध दिखाई देंगे आपको। कुछ ऐसी चीज़ें, और मोदी जी तो वैसे भी देखिए मशहूर हैं, कुछ भी अचानक से ही वो घोषणा करते हैं, निर्णय करते हैं। लेकिन क्योंकि पंचम में शनि है और शनि की दृष्टि भी सप्तम पे पड़ रही है, तो इस वजह से कहीं कुछ भी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि बहुत सोच समझ कर उनको रणनीति तय करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो समय है 1 वर्ष का, इसमें कुछ बड़ी गलतियां, कुछ बड़े निर्णय उनके गलत हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य और शनि एक साथ है, ये भी एक बड़ा कारण है। और हमेशा ही आप देखिए शनि सत्ता के विपक्ष में रहता है, हमेशा सत्ता के खिलाफ रहता है। तो यहाँ पर हो सकता है मोदी जी के खिलाफ कुछ स्थिति बन रही है, चाहे वो विपक्षी दलों की तरफ से हो, जनता की तरफ से हो, लेकिन कुछ इनके ऐसे निर्णय ऐसे अवश्य होने वाले हैं जिससे कि इनको सामना करना पड़ेगा, थोड़ा द्वंद्व का सामना करना पड़ेगा। इनकी कुंडली में एक योग बड़ा अच्छा है, विक्रमादित्य योग, तो उस वजह से ये आज तक जो इनका काल रहा है, राजकाल रहा है, वो बहुत अच्छा स्मूथ रहा है। विदेशों में इन्होंने भारत का वर्चस्व कायम किया, नो डाउट ये बिल्कुल सही है। और अगर भारत की कुंडली से भी आप देखिए तो 11वें भाव में अभी ट्रांजिट बना हुआ है और गुरु अभी लग्न में बैठे हुए हैं, इसलिए भी हम धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। और बार बार जो ये बात आ रही है कि विश्व गुरु बनना, देखिए इतने सालों से चल रही आ रही है चीज़ें, लेकिन ग्रह गोचर का यही प्रभाव होता है कि जब ग्रहों और गोचर का प्रभाव होता है तो उसी तरह की हमारी मेंटेलिटी, हमारी मानसिकता हो जाती है। तो अभी भारत की कुंडली के लग्न में गुरु विराजमान है और मई के बाद दूसरे भाव, जब अर्थव्यवस्था की यहाँ हम सब बात कर रहे हैं, तो आप देखिएगा डेफिनेटली मई के बाद भारत की अर्थव्यवस्था आपको बहुत अच्छी कंडीशन में नजर आएगी। अभी भी 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है और तीसरा हम कहते हैं कि सुपर पावर है, तो ये भी एक अच्छी गर्व की बात है। मोदी जी के शासनकाल में जो भी हमारी अर्थव्यवस्था अभी विकसित हुई है वो भी बहुत स्वागत योग्य है। लेकिन मई से लेकर और आने वाले समय में बहुत अच्छा प्रगति के पथ पर जाती हुई चीज़ें नज़र आ रही हैं। और अगर विश्व गुरु बनना है तो देखिए जड़ों को मजबूत करना आवश्यक है। सबसे बड़ी बात है कि हमारी युवा पीढ़ी, हमारे बच्चे जो कि आने वाला भारत का भविष्य है, तो यहाँ कहीं ना कहीं शिक्षा पद्धति में बदलाव बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ये मैं बार बार हर चैनल के माध्यम से कहती हूँ कि एक बार जो हमारी शिक्षा पद्धति चली आ रही है, चाहे वो ICSE बोर्ड हो, चाहे CBSE बोर्ड हो, चाहे UP बोर्ड हो, सबकी किताबों में, पाठ्य पुस्तकों में, पाठ्यक्रम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको अपनी जो महान संस्कृति है उसका परिचय आज के बच्चों में नहीं है। बिल्कुल। और ऋतु जी, क्योंकि इसमें मैं कुछ एड ऑन जरूर करना चाहूँगी, क्योंकि भारत सरकार ने अभी एक फैसला भी लिया था और सिलेबस में बदलाव करते हुए हमारे राजा महाराजाओं के इतिहास को भी अब पढ़ाया जाने लगा है और साथ ही साथ कई और बड़े बदलाव, क्योंकि अब गुरुकुल को और ज़्यादा बढ़ावा देने की ओर, प्रमोट करने की ओर भी काम हो रहा है। तो ये भी हम एक मान्यता मान सकते हैं कि ये उस ओर भी संकेत है कि हम वाकई दोबारा अपने रूट से जुड़ रहे हैं। बिल्कुल सरबी जी, यही गुरु जो लग्न में बैठे हुए हैं उसका प्रभाव है कि हम धर्म, शिक्षा, अपनी महान संस्कृति, अपनी वेदों की संस्कृति की तरफ लौट रहे हैं। आप देखिए ऋषि मुनियों की भविष्यवाणी, अभी तक ये जो पिछला समय साइंस हर चीज को विज्ञान की कसौटी पर कसना है। कोई भी धार्मिक मान्यता है, कोई भी ज्योतिषीय भविष्यवाणी है, उसको विज्ञान की कसौटी पर कसा जाता है। मैं बार बार कहती हूँ कि वैज्ञानिक अवधारणाओं को, उनके आविष्कारों को कभी आप धर्म की या ज्योतिष की कसौटी पर भी कसना जरूरी है, क्योंकि एक बार जो वैज्ञानिक आविष्कार करते हैं, जो पूर्वधारणा करते हैं, उसमें गलती हो जाती है। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने अगर आज से 5000 वर्ष पहले ये भविष्यवाणी कर दी कि सूर्य ग्रहण इतनी तारीख को 6:48 पर होना है, तो वो 6:48 पर ही होगा, 39 नहीं होगा। तो ये चीजें आप देखिए कि कितने स्ट्रॉन्ग भविष्यवाणी या कितना स्ट्रॉन्ग हमारा उस टाइम पर मान्यताएं थी, ज्ञान था। तो उस ज्ञान से कितने वंचित है आज की पीढ़ी, बिल्कुल वंचित है, उन्हें नहीं पता, वो सिर्फ विज्ञान के पीछे भाग रही है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है और ये स्वागत योग्य कदम है सरकार का कि पाठ्य पुस्तकों में बदलाव हो रहा है और यही एकमात्र रास्ता है विश्व गुरु बनने की तरफ। ठीक है आचार्य चेतन जी, क्योंकि देखिए 2025 की जब शुरुआत हुई, नए साल की शुरुआत हुई, लेकिन ये वेस्टर्न कैलेंडर के हिसाब से हुई। हिंदू नव वर्ष की शुरुआत हाल फिलहाल में हुई, तो ये मैं आपसे, और हिंदू नव वर्ष की शुरुआत जैसे हुई, इस दौरान ये भी कहा गया कि कई ऐसे ग्रह हैं जिन्होंने परिवर्तन किया। खासतौर पर शनि को लेकर के कहा गया कि वो मीन राशि में चले गए, तो इससे बहुत बड़ा चेंज आया है। इसके साथ साथ में अभी मई के महीने से भी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो
जितनी मेरी जानकारी है कि इस दौरान भी कुछ ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है। तो उस नजरिए से हिंदू नववर्ष के नजरिए से हमें समझाइएगा कि भारत के लिए ये समय काल कैसा होगा। बिल्कुल, चैत शुक्ल प्रतिपदा से हिंदू नववर्ष अपना एक तरीके से मनाया जाता है और हमारे लिए तो एक तरीके से नया साल इसी रूप में मनाया जाता है। तो इस वक्त जब ग्रहों की जो स्थिति बनी है इस साल की, नए वर्ष की, हिंदू नए वर्ष की, सिंह लगन की कुंडली बनी है और सिंह लगन की कुंडली का स्वामी होता है सूर्य। तो जैसा मैंने बताया कि इस साल जो है अगले न्यू संवत्सर तक जब तक है, इस बीच का जो पीरियड है, इसमें इस बार कृषकों को, किसानों को अपनी फसल का काफ़ी अच्छा लाभ होगा, देश में अच्छी पैदावार पैदा होगी। और शनि जो आपने बताया, तो इस सिंह लगन की कुंडली में शनि जो है 7वें स्थान में बैठा हुआ है और 29 मार्च को वो 8वें स्थान में प्रवेश कर गया, यानी 8वें भाव में। 8वें भाव में पहले से संवत्सर कुंडली में 5 ग्रह बैठे हुए हैं। तो 8वां भाव जो है थोड़ा ऑब्स्टिकल का भाव होता है। देश में थोड़ी सी अकाल मृत्यु, असामयिक मृत्यु की घटना आपको देखने को मिलेगी किसी दुर्घटना में या किसी उस तरीके से। जी, सडन हार्ट अटैक्स भी बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। जी 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 जी। तो वो इस टाइप की घटनाओं से हमें शासन को चाहिए कि वो अपना, चाहे किसी कोई भी इवेंट हो या कोई भी जहाँ पे गैदरेशन ज़्यादा हो, वहाँ पे पूरी सुरक्षा चौकस रखनी चाहिए। और राजनेताओं की भी सुरक्षा इस वर्ष विशेषकर जो टॉप के राजनेता हैं उनकी सुरक्षा पे भी ध्यान रखने की आवश्यकता इस हिंदू नववर्ष में पड़ती है। अब शासन की बात करता हूँ मैं, जैसा कि बार बार आपने कहा कि विपक्ष का काम ही होता है अड़ंगा डालना, और विपक्ष का हर सरकार की चाहे अच्छी बातें हों चाहे बुरी बातें हों, बुरी बातों का तो विरोध होना स्वाभाविक है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र में जो गलत काम हो रहे हैं उनका विरोध होना चाहिए। लेकिन अच्छी बातों का एक तरीके से शुभकामनाएं भी मिलनी चाहिए और उसको अप्रिसिएट भी करना चाहिए। हमारे भारतीय लोकतंत्र में अब ये बात जो है वो थोड़ी सी मिसमैच हो रही है। विपक्ष का काम, सरकार कुछ भी अच्छा करे लेकिन उसमें कुछ न कुछ वो मीन मेख निकालते हैं। तो उसका कारण है कि इस साल जो इस संवत्सर में जो है 10वां भाव शासन का होता है, शासन के भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है। तो एक बात तो निश्चित मानिए कि शासन इस वर्ष भी अपने धार्मिक स्पिरिचुअल मान्यताओं को, परंपराओं को बढ़ाने के लिए अपना पैसा खर्च करेगी, अपना प्रोग्राम बनाएगी। वो जुपिटर 10वें भाव में बैठा हुआ है, लेकिन 10वें भाव का जो स्वामी है शुक्र, वो अपने से 8वें भाव में बैठ गया और 8वें भाव का स्वामी 10वें भाव में बैठ गया। ये स्थिति बताती है कि शासन को काफ़ी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। शासन का स्वरूप, जो शासन का स्वरूप है उसमें भी कुछ परिवर्तन आ सकता है। मंत्रिमंडल का फेरबदल इस वर्ष बड़े तौर पर होगा, शासन का स्वरूप बदलेगा, तभी ये सरकार एक तरीके से आगे अपने कार्यों को अच्छी तरीके से अंजाम दे पाएगी। यानी कैबिनेट का जो मंत्रिमंडल का, वैसे मोदी जी कैबिनेट का मंत्रिमंडल बहुत कम करते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस संवत्सर में वो अपने नए साथियों को भी अपने टीम में जोड़ेंगे, जो अक्षम साथी हैं उनको वो विदा देंगे। तो शासन पर थोड़ा सा अस्थिरता का माहौल इस साल रह सकता है। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। हमारे साथ साधक गुरु प्रसाद जी भी लगातार बने हुए। गुरु प्रसाद जी, देखिए, जब हम इस चुनौती को लेकर के जिक्र करते हैं कि अगर केंद्र सरकार के पास 5 साल का समय होता है, जब तक अगला चुनाव ना हो जाए, जब तक निर्णय ना हो जाए कि अब अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ऐसे में ये 5 साल जो इस वक्त केंद्र सरकार में बीजेपी के पास है, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए प्रधानमंत्री के तौर पर या अपनी पार्टी के तौर पर भी, तो ये 5 सालों का समय खासतौर पर हम समझना चाहेंगे कि ये साल तो मंगल का है, एग्रेशन का साल बताया गया है, इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हमें दिखाई देने वाले हैं। लेकिन क्या कुछ चुनौतियां होंगी और चुनौतियों से पार पाने के लिए क्या कोई और एक एंगल निकाला जा सकता है, कोई ऐसा हल जो कि हमारे सरकार के काम आ सके? देखिए, जहाँ तक हल निकालने की बात है सुरभि जी, ऐसी कोई भी अवस्था नहीं है जहाँ पर मोदी जी अड़ जाए या मोदी जी को अड़चन आए। जी, पहली स्थिति ये है वो जहाँ जो जिस स्थिति में मोदी जी की कुंडली अगर आप देखेंगे, राहु जहाँ पर है, तो वहां पर वो खुद में सक्षम रहेंगे कि रास्ता निकाल पाए। कहीं ना कहीं अगर ऐसी कोई स्थिति बनती भी है तो जो साल है वो मंगल का साल है, तो ऐसी कोई स्थिति नहीं। और भारतीय ज्योतिष में पुंसा भाव एक बहुत संवेदनशील भाव होता है। अगर इस साल देखा जाए पुंसा भाव 10 है,
भारत की कुंडली में, तो मुद्दा भाव 10 है तो तरक्की की तो अग्रसर होगा। जैसे हम शेयर मार्केट या सिचुएशंस देख रहे हैं, सेक्शंस आते रहेंगे हम लेकिन अगर साल देखा जाए तो भारत के लिए बहुत अच्छा बीतेगा। सितंबर के बाद थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, कहीं ना कहीं तो उनको विस्तार करने की पड़ सकती है। आचार्य जी ने भी बताया कि कहीं ना कहीं वो नकारे व्यक्ति हैं उनके उसमें उनको बाहर निकाला जा सकता है और कुछ कर्मठ लोगों को जगह दी जा सकती है। ये स्थिति अवश्य बन सकती है सितंबर के बाद। जो भी सहभागी हैं आप सरकार के या मोदी जी के नाम पर जो भी सहयोग दिक्कत है, और उनमें भी कहीं ना कहीं एक ऐसी अड़चन की स्थिति पैदा हो सकती है, जिसके कारण इल्यूजन या भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। लेकिन आप भरोसा रखिए कि मुंसा भाव अगर 10 है तो कहीं ना कहीं सिचुएशन ठीक होगी। दोनों सिचुएशन में हमारे प्रधानमंत्री जीतने में और अग्रसर करने में वो सक्षम है। ठीक है, हमारे साथ ऋतु जी भी हैं। ऋतु जी, देखिए, जब हम इल्यूजन की बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि इसमें राहु और केतु दोनों का बहुत ज़्यादा बड़ा खेल मानते हैं, लेकिन साथ ही जब चुनौतियों की बात आती है तो चुनौतियां किस प्रकार की हो सकती है संभावित तौर पर, क्योंकि कहीं ना कहीं जानबूझकर भी ये कोशिशें की जाती है। क्योंकि अभी हमने वक्फ का मामला भी देखा कि यहाँ पर भी जानबूझकर अड़ंगा डालने के प्रयास किए गए, लेकिन जब विपक्षी दलों से सवाल पूछ लिया जाता है कि आप इसमें खामियां बताइए, तो खामियां नहीं गिना पाते, नहीं बता पाते हैं, और वो सिर्फ एक ही राग अलापते हैं कि अगर आपने पहले ही एक रूल फाइल कर दिया था और उस दौरान भी जब वोटिंग हुई थी तो उस दौरान वोटिंग में आज की सत्ता पक्ष भी शामिल थी, तो फिर आज के वक्त में ये बदलाव क्यों? तो हमने अब तक ऐसे कई मुद्दे देखे हैं, कई मुद्दों को लेकर के संसद में बहसबाजी भी हुई, तो ये क्या जबरन चुनौती पेश करने की कोशिश की जाती है, अड़चन पैदा करने की कोशिश की जाती है? क्या ये ग्रहों का ही वो खेल है? बिल्कुल सुरभि जी, देखिए ग्रहों का ही खेल है, मैक्सिमम पार्ट ग्रहों का ही होता है, क्योंकि ये जो स्थिति अभी बन रही है वक्फ बोर्ड को लेके, ये पहले भी बन सकती थी, पहले भी चुनौतियां आ सकती थी, लेकिन जैसा कि सभी ज्योतिषों ने भविष्यवाणी की थी कि 29 मार्च से लेके और ये 18 मई तक पिशाच योग बन रहा है। मीन राशि में राहु और शनि की युति हो रही है। ये बहुत खतरनाक युति बोलते हैं, इसमें आपस में भी वैमनस्य होता है, और यहाँ तो देखिए बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ा मुद्दा है, और भारत की कुंडली में 11वां भाव है जहाँ पर राहु और शनि विराजमान है एक साथ। तो ये 51 दिन की भविष्यवाणी मैंने भी बड़े और दूसरे चैनलों पे ये बोला हुआ था कि इस समय सरकार को एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा 29 मार्च से और 18 मई के बीच में। और देखिए वही स्थिति बन रही है। अगर ये जो तर्क देते हैं विपक्षी, इन तर्क तो इनका तो कहीं कोई मोल ही नहीं है, क्योंकि उनके पास सच्चाई उनके सामने है, कोई कहने के लिए कोई पॉइंट ही नहीं है, इसलिए वो इसको किसी भी तरह से उनका काम है कि इसकी निंदा करना, अगेंस्ट जाना, बस इसलिए जाते हैं क्योंकि कभी भी कोई तर्क नहीं दे पाएंगे इसका। और वक्फ बोर्ड की अगर बात करें तो आप देखिए कितनी, अगर ये अपनी अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करें तो उसमें भी आप देखिए कि वो क्या चीज़ है ना, उसमें भी इन्होंने जो अच्छी बातें उसको तो एडॉप्ट कर ली कि चलो ठीक है आप 4 शादियां कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें ये भी लिखा हुआ है कि आप कहीं भी कोई भी लोन नहीं ले सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें उसको ये फॉलो नहीं करते हैं। तो ऐसे तो देखिए तर्क तो बहुत सारे हैं जो इनकी बातों के जवाब में दिए जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है इसलिए इनका काम है सिर्फ उसके अगेंस्ट जाना, बातें करना, आलोचना करना। तो इस वजह से ये स्थिति आ रही है। और ग्रहों की जो आपने बात की, बिल्कुल सही बात है, बहुत लंबे समय से भविष्यवाणी की जा रही है कि जब 6 ग्रह एक साथ आएंगे एक ही भाव में, वो भी मीन राशि। देखिए शनि जो है वायु प्रधान ग्रह होता है और मीन राशि जलीय राशि है, तो जलीय राशि में जब भी शनि का गोचर होता है तो इस तरह की स्थिति आती ही आती है। शासन में, सत्ता में परेशानियां आती हैं और कई तरह से चुनौतियां सामने आती हैं। इसमें निश्चित तौर से ग्रहों का योग है, तो इस समय इस चीज़ को टालना बड़ा बेहतर होता है कि कोई भी बड़ा निर्णय न लिया जाए, ये स्थिति खत्म हो जाए। मई के बाद अगर बड़े निर्णय लिया जाता है तो हो सकता है वो सारे लोगों के उसमें हो, फायदे में हो, वेलफेयर में हो, तो ये स्थिति आती है। और देखिए राजनेता ऐसा नहीं है, सबके अपने ज्योतिषी होते हैं, सभी
वही एडवाइस लेते रहते हैं, ग्रह नक्षत्रों को देखकर ही कार्य करते हैं। तो इस स्थिति का सामना करने के लिए हमारी सरकार भी पूरी तौर से तैयार होगी, लेकिन हाँ चुनौतियां अभी बहुत हैं, क्योंकि भारत के पंचम भाव में केतु है और इल्यूजन, जैसे आपने बोला, भ्रम की स्थिति आने वाली है, क्योंकि दोनों छाया ग्रह हैं। तो कुछ चीज़ें जो हमारा मुस्लिम वर्ग है वो भी कुछ चीज़ें उन्होंने एक तरह से इल्यूजन कर लिया है कि ये हटने पर ऐसी स्थिति हो जाएगी, क्योंकि देखिए जो कुछ भी हो रहा है वो उनके भी फायदे के लिए हो रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन उनको अपना फायदा नहीं दिख रहा है, सिर्फ नुकसान, क्योंकि सरकार का विरोध करना है इसलिए करना है, यहाँ पर सिर्फ एक ही कारण है। तो निश्चित तौर पे ग्रहों की स्थिति जब सुधरेगी, धीरे धीरे करके एक एक ग्रह मीन राशि से निकलना शुरू होंगे, तो देखिए स्थिति जो हमारे देश के सामने चुनौतियां हैं वो कहीं ना कहीं कम होंगी, और उसका सामना करने में हमारा सत्ता पक्ष समर्थ है, और तब ज़्यादा समर्थ होगा और कोई अच्छा निर्णय लिया जाएगा जो कि हमारे भारत के फायदे में होगा, लाभ में होगा। और अभी भी देखिए जो स्थिति चल रही है भारत की कुंडली के हिसाब से, मैंने अभी भी बताया कि जब दूसरे भाव में ट्रांजिट होगा गुरु का, वो भी समय बहुत अच्छा आने वाला है, तो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी भारत बहुत तरक्की करेगा, इसलिए बहुत चिंता की बात नहीं है। लेकिन ये ग्रहों का संयोजन अपना प्रभाव जरूर देगा, और सूर्य भी देखिए अग्नि प्रधान ग्रह है, अगर हम हिंदी नववर्ष देखें और न्यूमरोलॉजी से मंगल, तो जब दो दो अग्नि प्रधान ग्रह इस टाइम पे स्ट्रॉन्ग अवस्था में, मजबूत अवस्था में, तो इस तरह की स्थिति अवश्य भावी है आना, तो इसका सामना तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब क्योंकि समय का बहुत ज़्यादा अभाव है, अब बिल्कुल वाइंड अप की ओर बढ़ चुके हैं। आचार्य चेतन जी, बहुत शॉर्ट में मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या कोई महा उपाय है जो चुनौतियाँ आ रही है मई के महीने तक भी, ऐसे वो उनसे कैसे पार पाया जा सकता है? बिल्कुल, मई महीने तक जैसे सबसे बड़ा तो एक तरीके से शनि राहु का जो मंगल राहु का जो कंजक्शन है, शनि राहु का कंजक्शन है, वो एक अशुभ कंजक्शन माना जाता है। हालांकि शनि मीन राशि में है, इसलिए इतना तो अशुभ नहीं रहेगा, और मंगल की स्थिति, अभी मंगल महाराज भी नीच के हो गए हैं। तो इस वक्त अपन को एक तरीके से, जैसा कि पूर्व में माताजी ने बताया था कि हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करें। यदि आप देश में एक तरीके से अच्छी व्यवस्था चाहते हैं, अच्छे ये किसी तरीके की अप्रिय घटना ना हो, तो सुंदरकांड का पाठ हर मंदिर में, हर घर में अपन को यथाशक्ति कराना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी एक तरीके से सारे लंका का वो विध्वंस करके उन्होंने सारी राम जी के कार्य सिद्ध किए थे। तो जैसी भी ऐसी अप्रिय स्थिति आती है तो हनुमान जी के लिए सुंदरकांड का पाठ कराएं, वो आपके लिए काफ़ी प्रगतिशील रहेगा, देश के लिए प्रगतिशील रहेगा। मैं निवेदन करता हूं देश के सभी मंदिर के पुजारियों से, जब भी मौका मिले मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ अपने यहाँ आयोजित करें, ताकि पास पड़ोस के जो मंदिर के आसपास के लोग हैं वो उसमें भाग दें। तो एक तरीके से सुंदरकांड का पाठ एक अतुलित बलधामा, एक असीमित शक्ति आप में पैदा होती है। विरोधियों को निस्तेज करने के लिए, अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए सुंदरकांड का पाठ करें, पराक्रम बनाए रखें, अनुशासित रहें, डिसिप्लिन में रहें। इस तरीके से अगर आप अपना ये साल गुजारेंगे तो देशवासियों के लिए, देश की प्रगति के लिए, देश के राजाओं के लिए, सबके लिए ये सुखद रहेगा। चुनौती तो जीवन का हिस्सा है, जो इसको आगे ले जाए वही पराक्रम कहलाता है, वही पुरुषार्थ कहलाता है। और भारत पुरुषार्थी देश है, कई हमलों के बावजूद हम मिटे नहीं, फिर उठ खड़े हुए, और हम विश्व गुरु स्पिरिचुअल तौर पे तो हैं, इकोनॉमिकल तौर पे भी बनेंगे अगर हम तकनीकी क्षेत्र में अपने बच्चों को, अपन तकनीकी, जो मोदी जी का पूरा अब जो ध्यान है वो तकनीक को बढ़ाने के लिए है। तो जो भी शासक तकनीक को बढ़ाएगा वही देश प्रगति करेगा। चलिए ठीक है, आचार्य चेतन जी हमारे साथ जुड़े, रितु सिंह जी एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ जुड़ी, गुरु महाकंचन गिरी जी हमारे साथ जुड़ी, प्रयागराज टैरो कार्ड रीडर हमारे साथ जुड़ी, साधक गुरु प्रसाद शुक्ला जी एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ जुड़े। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात को रखने के लिए। और इसी के साथ विश्व गुरु भारत क्या वाकई बन पाएगा, कितना समय लगेगा, कितनी चुनौतियां होंगी, इन चुनौतियों से पार पाने में अभी कितनी और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, इसके लिए फिलहाल हमें उन सालों का इंतजार जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेहनत करने की जरूरत बहुत ज्यादा है। इसी के साथ नमस्कार।